और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ और दिलचस्प तस्वीर के साथ जो उत्तर प्रदेश विधानसभा से आई। कैसे योगी और अखिलेश आमने सामने एक बार फिर से विधानसभा में हुए। पिछले कई दिन से इस तरह की नोकझोंक चल रही है, दोनों एक दूसरे से वार पलटवार कर रहे हैं। एक तरफ योगी खड़े हुए, उससे पहले अखिलेश ने क्या बोला, दोनों को आपको पहले बताता हूं, फिर सुनवाऊंगा। देखिए जरा योगी के अखिलेश के सामने जब योगी खड़े हुए तो क्या दिलचस्प वाद संवाद हुआ, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं अखिलेश सबसे पहले खड़े हुए और अखिलेश ने कहा, ध्यान से पढ़िएगा, स्कूल में एक बच्चा, यानी अखिलेश एक स्कूल गए थे, उन्होंने कहा मैं एक स्कूल गया, स्कूल में एक बच्चा मुझे राहुल गांधी समझा। उस पर योगी ने कहा राहुल और आप में ज्यादा फर्क है नहीं। अगली ग्राफिक्स दिखाइए। अखिलेश ने कहा कन्नौज की पहचान गोबर नहीं इत्र है, तो योगी ने कहा कन्नौज की पहचान इत्र वाला मित्र भी है। अखिलेश ने कहा इसके बाद भगवाधारी भी अब समाजवादी हो गए। योगी ने कहा फर्क यह है कि आप समस्याएं खोजते हैं और हम समाधान खोजते हैं। सुनिए जरा दोनों को, दिलचस्प दोनों के बीच वार पलटवार हुआ विधानसभा के अंदर, सुनिए जरा। जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बनके चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है। अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही, आज तो गोबर से अगरबत्ती भी बन रही है। अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती भी बन रही है। और मुझे लगता है कि अगर आप पूजा करते हैं जरूर जलाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर गाय का दूध के बजाय मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा सचमुच किए होते नेता प्रतिपक्ष, तो संभवतः गाय माता की भाषा बोले भी होते, बड़ी शार्प बुद्धि से अपनी बात कहे होते। लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई देगा, गाय का कम था। लेकिन कन्नौज की चिंता उन्होंने जरूर की। आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ कार्य हम लोगों ने किया है। कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं,
जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। जो पढ़ना नहीं जानते वो भी सिखाने लगते हैं कभी कभी। यहां हमारे बहुत सारे सदस्य होंगे, अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी थी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अब ये भी डिफरेंस आप ही बता सकते हो, हम तो नहीं जानते इस बात के बारे में। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या है? आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है? तो उसका भी फर्क साफ है, फर्क साफ है। और वो फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस तरह से अखिलेश यादव पर हमला किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ कल जा रहे हैं अयोध्या। बड़ी खबर यह है, योगी आदित्यनाथ अयोध्या क्यों जा रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं एक बड़े काम के लिए। वो बड़ा काम क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, किस मकसद से आखिर रामलला की नगरी में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तो वजह है ये देखिए जरा, ये आपके सामने वजह आ गई है। योगी आदित्यनाथ बैठे आपको नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अयोध्या में 3 घंटे रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। भव्य गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे योगी आदित्यनाथ। खबर बड़ी यह है कि योगी अयोध्या इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह का निर्माण शुरू हो रहा है, उसकी आधारशिला रखेंगे। आधारशिला से पहले पूजन का कार्यक्रम होगा, इसी तरह से जो आप देख रहे हैं। आधारशिला के बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा। पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का शुरू होगा। पहले चरण में श्री राम मंदिर का चबूतरा बनकर तैयार हो चुका है, जो काफी ऊंचा है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापत्य कला के दर्शन भी होंगे और इस मंदिर में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, सफेद मार्बल का। राजस्थान की मकराना हिल्स से व्हाइट मार्बल इसमें लगेगा और मंदिर के लिए भूमि पूजन का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो भी आपको याद होगा। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। 2024 में भव्य श्री राम मंदिर के तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताऊंगा मैं आज की एक और बड़ी खबर यह है कि योगी तो अयोध्या में, लेकिन योगी इस वक्त सब पर भारी नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। जी हां, योगी बनाम ऑल, कम से कम उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप ये कह सकते हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, गिनिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 7-8 चेहरे नजर आ रहे हैं, ये 8 चेहरे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं। 8 उम्मीदवार हैं जो यूपी से राज्यसभा जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई इधर। योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, सभी के 8 उम्मीदवार के नॉमिनेशन के लिए पहुंचे योगी। ये राज्यसभा के उम्मीदवार हैं जिनके नॉमिनेशन खुद कराने पहुंचे योगी। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी भेज रहे हैं 8 उम्मीदवारों को, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए जरा। अखिलेश यादव की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज पा रही है। यानी यूपी में योगी का जलवा राज्यसभा में भी कायम रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि कौन कौन किस किस नेता को योगी भेज रहे हैं राज्यसभा। तस्वीरें दिखाई जरा। तो योगी और अखिलेश में देखिए, ये आप देख रहे हैं आपके सामने राज्यसभा संसद की तस्वीर आ गई है। संसद में देखिए किसका वजन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश से यहां भी योगी हावी हैं। यूपी से पहला नाम जो जाएगा राज्यसभा वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। इसके अलावा दूसरा नाम है राधा मोहन अग्रवाल, दूसरा नाम है। तीसरा नाम सुरेंद्र सिंह, तीसरा नाम जिसे यूपी से जो राज्यसभा जाएंगे। चौथा नाम बाबूराम निषाद, चौथा नाम है।
दर्शना सिंह 5वीं उम्मीदवार होंगी, संगीता यादव 6ठी उम्मीदवार हैं, डॉक्टर के लक्ष्मण 7वें और 8वें उम्मीदवार मिथिलेश कुमार है। ये 8 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो राज्यसभा जाएंगे। और अखिलेश यादव देखिए, कपिल सिब्बल के अलावा दूसरे हैं जयंत चौधरी और जावेद अली खान। सपा इन 3 कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेज पाएगी तो राज्यसभा में फिर योगी का जलवा होगा। जरा उम्मीदवारों को सुनिए जिनकी लॉटरी लगी है राज्यसभा की। भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये दिन। पार्टी नेतृत्व ने मुझे राज्यसभा का प्रत्याशी बनाने का जो निर्णय लिया है उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत आभारी हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा जाने के लिए प्रत्याशी बनाया है। हमें जो प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, पूरी जिम्मेदारी को निर्वहन करूंगा। और आइए तो अब मैं आपको बताऊंगा कि योगी का जलवा तो आपने देख लिया, लेकिन योगी की टक्कर में फिलहाल कोई नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। देखिए जरा इस ग्राफिक्स में मैं आपको दिखाऊं कि कौन कौन है, आखिर योगी का जलवा क्यों बरकरार है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ग्रिड हटाइए, ये आप देख रहे हैं, ये है वजह कि आपको सबसे पहले बताऊंगा। वॉल पर ये ग्राफिक्स दीजिए। यूपी में एनडीए के 273 विधायक हैं, 273। समाजवादी पार्टी के पास 125 सदस्य हैं और एक सीट के लिए 34 वोटों की जरूरत है, यानी एक राज्यसभा सीट अगर यूपी से किसी को चाहिए तो उसके लिए 34 विधायक चाहिए। बीजेपी का 11 में से 8 सीटें जीतना तय है। सपा गठबंधन केवल 3 सीटें जीत सकती है। यूपी में बाकी दलों की कोई हैसियत नहीं है, किसी को नहीं भेज सकता कोई। नामांकन करने की आज आखिरी तारीख थी आपको बताऊं, और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 3 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और वोटिंग 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। 10 तारीख को 10 जून को ही वोटों की गिनती हो जाएगी तो लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तो बात हो गई बीजेपी की, लेकिन इसके उलट मैं आपको बताऊं कांग्रेस में राज्यसभा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के जो करीबी नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो दरअसल नाराज हो गए। उनमें है प्रवक्ता पवन खेड़ा, उनमें दूसरी नेता है नगमा। इनको उम्मीद थी कि ये राज्यसभा जाएंगे, लेकिन राज्यसभा का पत्ता कट गया। तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कांग्रेस से किसके हाथ लगी है लॉटरी। देखिए जरा कांग्रेस से किसके हाथ ये लॉटरी लग रही है, कौन कौन से नेता हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा पी चिदम्बरम राज्यसभा जाएंगे कांग्रेस से। गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक है। G23 से दूरी बनाए रखी, जो राहुल गांधी के खिलाफ ग्रुप ऑफ 23 नेताओं का जो गढ़ संगठन था उससे खुद को दूर रखा है और बीजेपी पर हमेशा हमलावर रहे हैं। तो चिदम्बरम के अलावा अगला नाम है अजय माकन। राहुल गांधी के खासम खास माने जाते हैं अजय माकन। निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे हैं, इसका तोहफा मिला है। सियासी मुश्किलों को हल करने में भी महारत रखते हैं। एक और नाम है जयराम रमेश। पार्टी में स्पष्ट बोलने वाले नेता है जयराम रमेश, लेकिन कभी अपनी सीमा उन्होंने नहीं लांघी और उसका फायदा उन्हें मिला। नाराजगी के बावजूद G23 से दूर रहे, ये एक बड़ी वजह है। रणदीप सुरजेवाला राहुल की खास पसंद है, एक बात क्योंकि गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान है और जब भी कांग्रेस फंसी है उसका बचाव किया है, उसका भी गिफ्ट उन्हें मिल गया है। मुकुल वासनिक G23 से दूरी बनाए रखी मुकुल वासनिक ने भी, और गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंदों में शुमार है। लो प्रोफाइल बनकर काम करते रहे, उसका भी तोहफा मिला। प्रमोद तिवारी यूपी में कांग्रेस का चेहरा है और गांधी फैमिली के सिपासालार में शुमार है, उसका गिफ्ट उन्हें मिला है। तिवारी के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है कांग्रेस। अगला नाम है राजीव शुक्ला। गांधी परिवार के निष्ठावान लोगों में एक राजीव शुक्ला भी है। सियासी मैनेजमेंट में इन्हें महारत हासिल है और यूपी से आते हैं और ब्राह्मण समुदाय से, इसका भी फायदा मिला इन्हें। ये जो 8-10 नाम है ये कांग्रेस से राज्यसभा जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें नाराज कौन हो गया। इसमें नाराज हो गया पवन खेड़ा, नाराज हो गई नगमा। क्यों? क्योंकि एक चेहरा है इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान को भी राज्यसभा भेज रही है कांग्रेस। इमरान ने मुरादाबाद से चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनको राज्यसभा भेजना कांग्रेस के बड़े उम्मीदवारों को रास नहीं आ रहा है कि आखिर इमरान ने ऐसा क्या किया
कि उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। इसकी नाराजगी सोशल मीडिया पर भी बाकायदा कांग्रेसियों ने निकाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इमरान को टिकट मिलने के बाद पवन खेड़ा ने देखिए क्या लिखा। उन्होंने लिखा, शायद तपस्या में कुछ कमी रह गई। ये वो कहना चाह रहे थे, तपस्या उन्होंने भी बहुत की लेकिन कुछ कमी रह गई। आपको बताऊं, पवन खेड़ा दिल्ली से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। टेलीविजन पर आपने देखा होगा इन्हें, राहुल गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला। गांधी परिवार का बचाव भी करते रहे। नगमा ने क्या लिखा देखिए। पवन खेड़ा ने जो लिखा, तपस्या में कमी रह गई, उसके आगे नगमा ने लिखा, 18 साल की तपस्या इमरान के आगे कम पड़ गई, यानी इमरान प्रतापगढ़ी के आगे। 2003 से 4 में मैं कांग्रेस में शामिल हुई, उन्होंने लिखा, तब सोनिया गांधी ने राज्यसभा भेजने का भरोसा दिया था। तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। पार्टी में शामिल हुए 18 साल हो गए मुझे, लेकिन अब तक वो दिन नहीं आया। 18 साल से नगमा इंतजार कर रही हैं। क्या मैं इमरान प्रतापगढ़ी से कम काबिल हूं? सीधे इमरान पर हमला था। नगमा के बारे में बताऊं, मशहूर अभिनेत्री, महाराष्ट्र राज्य से ताल्लुक रखती है नगमा। इसके साथ ही उनका असली नाम नम्रता सदाना है। सोनिया के कहने पर वो कांग्रेस में शामिल हुई, लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक और बड़े नेता प्रमोद कृष्णम, इन्हें भी टेलीविजन पर आपने देखा होगा, वो भी बहुत खुश नहीं है क्योंकि उनको भी टिकट नहीं मिला, इसलिए वो भी नाराज है। उन्होंने लिखा, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, आजाद जी ने पार्टी को 40 साल दिए, लेकिन उनकी तपस्या भी कम पड़ गई, वो भी शहीद हो गए। वो लिख रहे हैं, राज्यसभा के लिए बीजेपी या सपा का दलाल होना जरूरी है, साथ साथ गूंगा होना भी जरूरी है। वो कह रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु होना भी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अपना माइनस पॉइंट बता रहे हैं, इतने सारे अवगुणों के होते हुए मुझे राज्यसभा कौन भेजेगा? तो आपको बताऊं, कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं प्रमोद कृष्णम। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के तौर पर कांग्रेस पे देखे जाते हैं। यूपी में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा भी है, राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आइए, अब कहीं मत दूर मत जाइए, प्रमोद कृष्णम को सुनवाता हूं, जिनका ट्वीट आपको दिखाया अभी। सुनिए जरा उनकी नाराजगी। जो फैसले हुए हैं उनसे काफी नाराजगी है। पंजाब के लोकसभा के सदस्य हमारे मनीष तिवारी जी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस के और कई नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस पे कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने को कहा है, लेकिन अब तो फैसला हो चुका। मैं समझता हूं अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आइए तस्वीरें दिखाऊं जरा। ये G23, ये कांग्रेस के वो सीनियर लीडर है। गुलाम नबी आजाद, पत्ता कट गया। आनंद शर्मा जो इसी ग्रुप में शामिल थे, उनका भी पत्ता कट गया। और कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन फाइल कर चुके। जो जितने सीनियर नेता थे, जिन्होंने अलग संगठन बनाया, राहुल गांधी पर सवाल उठाए, धीरे धीरे करके सब किनारे हो गए। तो आइए अब आपको दिखाता हूं और कौन कौन से नेता हैं जो संसद पहुंचने वाले हैं राज्यसभा के रास्ते। देखिए जरा कौन सी पार्टी के हैं और कौन से लीडर हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं किसकी लॉटरी लगी है। बीजेपी से पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और घनश्याम तिवारी हैं जो राज्यसभा जाएंगे। अगला मैं आपको दिखाऊं, शिवसेना से संजय राउत हैं जो राज्यसभा जाएंगे, और जेडीयू से खीरू सिंह हैं, ये वो नेता हैं। आरजेडी से मीसा भारती की राज्यसभा में एंट्री होगी। ये वो नाम है जिनको टिकट मिला है राज्यसभा से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर मूसेवाला से जुड़ी हुई। मूसेवाला की लास्ट राइड, गाना उनका था द लास्ट राइड, लेकिन मूसेवाला की आज अंतिम विदाई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा हुजूम, जो यहां से वहां तक आपको भीड़ नजर आ रही है। देखिए, कदम रखने की जगह नहीं थी, इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। ये जो आप देख रहे हैं, इस खास ट्रैक्टर में, ये जो ट्रैक्टर है, ये मूसेवाला का ही ट्रैक्टर है। कई उनके गानों में आपने देखा होगा। इस ट्रैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये अपने हीरो की आखिरी विदाई के लिए पहुंचा था। लेकिन मूसेवाला के पिता ने अपने बेटे के आखिरी वक्त में उनकी मूंछों को ताव दिया। आइए आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें। तो सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा बेहद भावुक कर देने वाली। सोशल मीडिया पर सिद्धू के माता पिता के दुख की कल्पना करके ही लोग सिहर रहे हैं। सिद्धू के माता पिता अपने इकलौते बेटे को आखिरी बार एक टक निहार रहे थे और इसी तरह निहारते रहे। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 29 साल के बेटे का शव देखकर पूरा परिवार
बेहद गमगीन था। अपने बेटे के खोने का गम इन दोनों से बेहतर शायद ही कोई जान सकता है। ताबूत में लिटाए गए बेटे को मां पिता एकटक निहारते रहे। मां पिता के आंसू बीच बीच में पोंछती रही। इस तस्वीर को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की भी आंखें भर आईं। इससे पहले मूसेवाला की मां ने अंतिम यात्रा के लिए आज आखिरी बार बेटे के बाल संवारे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मां मूसेवाला के बालों को चोटी कर रही है। मूसेवाला का 11 जून को ही जन्मदिन भी है, यानी जन्मदिन सोचिए कुछ दिन बाद आने वाला है, 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और मां अपने बेटे की अंतिम विदाई की तैयारी कर रही है। चुनाव की वजह से मूसेवाला ने अपनी शादी टाल दी थी, शादी भी होने वाली थी जल्द, इसकी तैयारी भी घर पे चल रही थी। इन सब के बीच मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी बार बड़ी मुश्किल से उसके बाल संवारे। सोचिए एक मां के दिल पर क्या बीत रही होगी जब वो सिर्फ अपने 28 साल के बेटे के लिए इस तरह से उसके चोटी बांध रही है, उसके अंतिम विदाई की तैयारी कर रही है। इसके बाद फेमस पंजाबी सिंगर मूसेवाला के सिर पर सेहरा भी सजाया गया। मूसेवाला की शादी नहीं हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। मूसेवाला के सिर पर इस तरह से कुछ सेहरा सजाया गया। आखिरी सफर पर निकलने से पहले दूल्हे की तरह पंजाबी सिंगर को सजाया भी गया था। मूसेवाला के पिता ने सिद्धू को पगड़ी पहनाई बाकायदा। आखिरी सफर पर निकलने से पहले सिद्धू को लाल रंग की पगड़ी पहनाई गई। यह बेहद भावुक करने वाला वीडियो है। और इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अंतिम बार, इस तस्वीर को देखिए, मूसेवाला के वीडियो में वो मूंछों पर ताव देते हैं। उनके जो म्यूजिक वीडियो जो एल्बम आए हैं उसमें भी वो मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। और अब मूसेवाला का पिता आखिरी वक्त में बेटे के मूंछों को ताव दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए जरा, जो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सिद्धू का शव रखा हुआ है, पिता उसे आखिरी बार देखकर रो रहे हैं। इसके बाद सिद्धू के पिता ने सिद्धू की मूंछों को ताव दिया। सिद्धू हमेशा गानों में भी अपनी मूंछों को इसी तरह से ताव देते थे। दरअसल पिता नहीं चाहते कि अंतिम बार उनकी शान भी गिरे। वीडियो वायरल होने पर आपको बताऊं, लोगों ने लिखा है वसदा रह सिद्धू। हिंदी में इसका मतलब होता है लोगों के दिलों में बसता रहे। सिद्धू की अंतिम यात्रा उनके पसंदीदा ट्रैक्टर पर निकली है। यही वो ट्रैक्टर है। कई पंजाबी गीतों में मूसेवाला ने इस 5911 ट्रैक्टर का जिक्र किया है और इस ट्रैक्टर को उनके घर पर रखा गया। मौके पर मौजूद लोग सतनाम वाहेगुरु बोल रहे थे। मूसेवाला के गांव में हर कोई गम में डूबा हुआ था। लोग सिद्धू भाई अमर रहे के नारे लगा रहे थे। मूसेवाला की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। भारी संख्या में सिद्धू के फैंस सुबह से ही सिद्धू के घर पर पहुंचने लगे थे। दोपहर बाद अंतिम संस्कार के वक्त तक मूसेवाला के गांव में भारी भीड़ जुट गई थी और अपने प्रिय सिंगर को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सिद्धू मूसेवाला की टी शर्ट भी कुछ लोग पहनकर वहां पहुंचे थे। अपने बेटे के लिए लोगों का यह सम्मान देखकर सिद्धू के पिता बेहद भावुक हो गए। तस्वीर देखिए, मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर ने अपने स्टार सिंगर बेटे को विदाई देने पहुंचे सैकड़ों प्रशंसकों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और पिता ने अपनी पगड़ी उतारकर प्रशंसकों को शुक्रिया अदा किया। देखिए जरा तस्वीरें, एक पिता समझ रहा है उसके बेटे की फैन फॉलोइंग, उसके बेटे ने क्या कमाया है। सिर्फ 28 साल का बेटा और हजारों की भीड़। पिता ने उसके समर्थकों का किस तरह से शुक्रिया अदा किया वो भी आप देख रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में। इसके बाद धार्मिक रीति रिवाज के साथ सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया गया। मानसा के मूसा गांव में उनके खेत में ही उन्हें मुखाग्नि दी गई। सिद्धू भाई अमर रहे के नारों के बीच मूसेवाला पंचतत्व में विलीन हो गए। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो समर्थक उनके पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं। सर दुख तो हुआ, लेजेंड था वो, सबके लिए प्रेरणा थी। होता है बाप को, ऐसे माँ का पुत्र टूट जाते हैं, उसको पूछना चाहिए, जाओ उसको जनता को पूछना चाहिए। ऐसा लीडर चला जावे, सच्चा सुच्चा लीडर, उसको अगे नहीं आउन दिए सरकार साडी। यही कि बहुत बुरा हुआ, जो भी कुछ हुआ साडे विच नहीं रहे, दुख है इस गल दा। फैन अब इतने बड़े फैन है सिद्धू मूसेवाले दे कि कल खबर मिली हमें, फिर सुबह आ गए हम यहाँ। एक बार झलक मिल जाए तो एक दिल को बहुत तसल्ली मिली। शाम को उनके चैनल पे अपलोड हुआ था कि कल उनका फ्यूनरल है 12 बजे, 8:30 बजे उनको हॉस्पिटल से लेके आएंगे। आप देखने आए। और आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूं सिद्धू मूसेवाला को इसी ट्रैक्टर पर ले जाया गया। ये जो आप आगे खड़ा देख रहे हैं
ये सिद्धू मूसेवाला का ही ट्रैक्टर है। इसी ट्रैक्टर को आपने उनके कई म्यूजिक वीडियोस में भी देखा होगा। तो मानसा के मूसा गांव में मूसेवाला का अंतिम संस्कार हुआ। इस ट्रैक्टर से उनकी लास्ट राइड हुई। शमशान की जगह अपने ही खेत में उन्हें मुखाग्नि दी गई और पसंदीदा ट्रैक्टर में अंतिम यात्रा पर निकले मूसेवाला। साथ ही साथ उनका जो फेवरेट ट्रैक्टर है, ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इसका नंबर है 5911। इस ट्रैक्टर पर ही अंतिम यात्रा निकाली गई मूसेवाला की। कई पंजाबी गीत में मूसेवाला ने इस ट्रैक्टर का जिक्र भी किया है और द लास्ट राइड गाने में जवानी में जनाजा उठने की भी उन्होंने बात की है। गोली जिस वक्त उन्हें लगी उस वक्त भी, मैं आपको बताऊं, उससे पहले यही गाना सुन रहे थे मूसेवाला और मूसेवाला के कहने पर गाड़ी में यह गाना बजाया गया। चश्मदीद का कहना है, सोचिए सिद्धू के गाने में 295 भी लगेगी, इस तरह की बात उन्होंने गाने में कही है। और आपको बताऊं, जब उनकी हत्या हुई तो 29 तारीख और 5वां महीना था, इससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई थी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मर्डर के लिए जिस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो आरोपी है, उसे अब मौत का डर सता रहा है। उसे खौफ है कि अब उसकी जान जा सकती है। यह है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को लग रहा है कि अब उसकी हत्या ना हो जाए, उसका एनकाउंटर ना हो जाए। बाकायदा कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है सिद्धू मूसेवाला का हत्या का आरोपी। देखिए जरा कोर्ट में क्या कह रहा है। कोर्ट में बाकायदा याचिका लगाई है। मूसेवाला के हत्यारे बिश्नोई को सता रहा है इस वक्त डर। मैं आपको बताऊं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर का डर है। उसे डर है। दिल्ली हाईकोर्ट में गैंगस्टर ने बाकायदा याचिका लगा दी है। किसी राज्य की पुलिस को कस्टडी में ना देने की मांग कर रहा है और बिश्नोई को शक कि पंजाब पुलिस उसका फेक एनकाउंटर कर सकती है। मूसेवाला हत्या में पूछताछ कर सकती है पंजाब पुलिस। आपको बताऊं, एनआईए कोर्ट में भी बिश्नोई ने बाकायदा याचिका लगा दी है। तिहाड़ जेल के अंदर ही पूछताछ हो, बिश्नोई का यह कहना है कि बाहर नहीं निकलूंगा। एनआईए कोर्ट ने बिश्नोई की याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला इसे बताया है। 5 दिन की रिमांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल है और दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई को रिमांड पर लिया हुआ है दूसरे मामले में। अभी तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। सुपारी लेकर अपने गैंग से धमकी दिलवाता है। जेल से ही गैंग कोऑपरेट करता है बिश्नोई। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि कैसे मीका को जान का खतरा है। मीका की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मीका इस वक्त जोधपुर में है। यानी एक तरफ मूसेवाला की हत्या हुई, सिंगर मीका की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मीका को भी खतरा हो सकता है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मीका जोधपुर में शूटिंग कर रहे हैं। होटल की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मीका जोधपुर के जिस होटल में मौजूद है वहां एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की वैन मौजूद है। अगली तस्वीर दिखाएं। ये उम्मेद होटल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। पुलिस पूछताछ कर रही है, जो लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियों की चेकिंग कर रही है पुलिस, उसके बाद ही उन्हें एंट्री मिल रही है। मीका की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ड्रोन के जरिए, ये आप ड्रोन देख रहे हैं, बाकायदा होटल की निगरानी के लिए ड्रोन लगा दिया गया है। यह सब कुछ मीका की सिक्योरिटी के लिए जोधपुर पुलिस कर रही है। क्यों कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा, पुलिस को भी सुनवाऊंगा पुलिस क्या कह रही है। तो सवाल यह है कि क्या गैंगस्टर की लड़ाई में कुछ और सिंगर निशाने पर हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। तो किसके निशाने पर है मीका? सवाल ये, मूसेवाला की हत्या के बाद क्या निशाने पर मीका सिंह है? मीका ने सिद्धू की हत्या की सोशल मीडिया पर दरअसल निंदा की थी। मीका ने लॉरेंस ग्रुप की लिखी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। लॉरेंस ने कहा था कि उसने किस तरह से मरवाया है, इस बात को कबूला था। लॉरेंस ग्रुप के शेयर पोस्ट कर पेज को बैन करने की मांग मीका ने की थी। इस पोस्ट के बाद मीका की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अभी जोधपुर में शूटिंग कर रहे हैं मीका सिंह। एहतियातन मीका की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मीका के होटल के बाहर 50 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन से होटल की खास निगरानी की जा रही है और पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, आइए जरा आपको सुनवाता हूं, सुनिए। मीका सिंह जी यहाँ द उम्मेद होटल में रुके हुए हैं और यहाँ शूटिंग के लिए आए हुए हैं। तो अभी जो पंजाब में सिंगर मूसा का मर्डर हुआ है, उसको देखते हुए हमने भी इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है। वैसे इनकी पर्सनल सिक्योरिटी है, होटल की सिक्योरिटी है, फिर भी पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी हमने बढ़ाई है। निगरानी के लिए ड्रोन भी लगाया है और जो भी हमारी तरफ से प्रयास है, इनकी पूरी
सिक्योरिटी दी जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, कल एक वीडियो सामने आया ज्ञानव्यापी पर। अब उस वीडियो लीक पर सवाल उठ रहे हैं। किसने किया ज्ञानव्यापी का वीडियो लीक? पहली तस्वीर दिखाइए। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, कल ये वीडियो सामने आया। ये वीडियो आखिर कैसे सामने आया? कहा गया ये सर्वे का वीडियो है। इस वीडियो लीक पर अब महाभारत हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। इस पर आज वकील कोर्ट पहुंच गए। ये देख रहे हैं आप। आज याचिकाकर्ता हाथ में लिफाफे लेकर, ये जो लिफाफे आप देख रहे हैं, ये वो लिफाफे जिसमें इन्हें इस सर्वे का वीडियो दिया गया था, चिप में, मेमोरी कार्ड में बाकायदा सर्वे की रिपोर्ट दी गई थी। इन सबको बंद लिफाफों में दी गई थी। आज ये सब कोर्ट पहुंच गए लिफाफा वापस करने की, हमने लीक नहीं किया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर लिफाफों की तस्वीर। ये जो आप देख रहे हैं, ये लिफाफे खोले गए, ये सारे सील लगे हुए लिफाफे। कहा गया ये सारे लिफाफों में अभी भी सब कुछ, सारा डेटा मौजूद है, हमने लीक नहीं किया। कोर्ट में जब ये पहुंचे तो कोर्ट में क्या हुआ, जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए। जरा कोर्ट में क्या हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्राफिक्स लीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, प्ले कीजिए। कोर्ट में आया कि वीडियो लीक होने के बाद हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा। चारों वादी महिलाएं लिफाफे लौटाने कोर्ट पहुंची। सील बंद लिफाफे में सर्वे का बाकायदा वीडियो है और कोर्ट ने सोमवार को वीडियो सौंपे थे। ये वीडियो सोमवार को दिए गए और आज बुधवार को लौटाने ये लोग पहुंच गए। सिर्फ हिंदू पक्ष को वीडियो सौंपे गए थे। वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ मुकदमे के लिए होना था। महिला वादियों ने कोर्ट में शपथ पत्र सौंपा था। शपथ पत्र के लिए के साथ बाकायदा 2100 रुपए भी जमा किए गए थे। वीडियो सार्वजनिक न करने का भी वादा किया गया था। वहां कोर्ट ने वीडियो लीक होने पर कार्रवाई की बात कही थी। सर्वे का वीडियो सौंपने के बाद वीडियो लीक हो गया। मीडिया के माध्यम से वीडियो सार्वजनिक हुआ। अब हिंदू पक्ष से पहले मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा और उन्होंने कहा कोर्ट ने हिंदू पक्ष को वीडियो सौंपा था, मुस्लिम पक्ष को वीडियो नहीं मिले थे और हमें वीडियो के दुरुपयोग की आशंका पहले से थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा साजिश के तहत वीडियो वायरल हुआ। वीडियो पब्लिक होना कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। आम लोगों को भ्रमित करने के लिए वीडियो वायरल किया गया। दोषियों पर कार्रवाई हो, मुस्लिम पक्ष ने कहा। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा हमारे चारों लिफाफे अभी भी सील हैं, लिफाफे खोले तक नहीं गए हैं। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और साजिश के तहत वीडियो बाकायदा वायरल किया गया। सर्वे वीडियो लीक होने की जांच हो। जज ने कहा हिंदू पक्ष से लिफाफे हम वापस नहीं लेंगे और वीडियो लीक केस की सुनवाई भी अब 4 जुलाई को ही होगी। 4 जुलाई को श्रृंगार गौरी पर भी होगी, 7/11 पर और वीडियो लीक पर भी होगी। अब दोनों पक्षों के जरा वकीलों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम लोग जैसे यहाँ लिफाफा लेके आए, रखा ही नहीं था ना, बस हल्का फुल्का हम लोग पानी नहीं पी रहे थे, तुरंत जो है कि वो मोबाइल पे टीवी पे आने लगा। हम लोग को पता चल गया कि मोबाइल पे आ रहा है। देखा तो सब कुछ वही है। तब हम लोग का जो है कि हम लोग ने उस लिफाफा को खोला भी नहीं, उसके जस्ट के तस सील बंद है। ठीक है, जब लीक हो गया तो हमारे ऊपर केस बनेगा कि आप लीक किए हैं। तो हम लोग वही तो लेके जा रहे हैं। मतलब विपक्ष के वकील लोग बोल रहे हैं कि चारों आदमी ने लीक किया हुआ है। किसने कहा? अभय यादव ने किया है। तो हम लोग कैसे किए? वो मतलब पूरा उनका पेपर में निकला है, व्हाट्सएप पे आ गया है, टीवी में लीक भी नहीं की। हम लोग के पास देखे सील लगा हुआ है, तो कैसे हम लोग लीक कर सकते हैं? ये जो वीडियो लीक हुआ है, वायरल हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और कोर्ट ने जिन लोगों को वीडियो दिया है उनसे अंडरटेकिंग भी लिया गया है कि इसको आप लोग पब्लिक डोमेन में न दें। ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर और बहुत ही गैरकानूनी ये काम हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जो भी सीरीज कोर्ट द्वारा दी गई है वो वादी पक्ष को ही दी गई है। लेकिन ये जो वायरल हुआ है ये मैटर जो जो सीरीज जो वायरल हुई है, इसमें सीरीज जो ओरिजिनली जो वीडियोग्राफी कराई गई है वहां से लेकर के और कल तक के बीच में जिनके भी कस्टडी में ये सीडी रहा होगा, ये सभी लोग संदेह के घेरे में आएंगे। इस सीडी के लीक करने में, इसको वायरल कराने में जिन लोगों का भी हाथ पाया जाएगा उसके खिलाफ तमाम कार्रवाई करने के लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और उस पर जांच बैठाने का निवेदन करेंगे और जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनको पनिशमेंट भी देने के लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। आइए, इस घमासान के बीच आज खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार वाराणसी पहुंचे हो। तस्वीरें दिखाइए जरा। अक्षय कुमार को आप देख रहे हैं। अक्षय कुमार भी आज काशी में थे। अपने फिल्म के प्रमोशन, पृथ्वीराज चौहान की प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। घाट पर भी पहुंचे, आरती के दौरान वहां वो मौजूद थे और सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अक्षय। काशी में
मैंने बहुत बार शूटिंग भी की है। सबसे पहले तो यहाँ आके जलेबी का ऑर्डर दिया, जलेबी खाई और फिर कचौरी खाई। और यहाँ मतलब अब आरती जो हमने वहाँ की है, जो देखा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। हर हर महादेव। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कोरोना के बाद क्या मंकी पॉक्स का भी डर है। आपने नाम सुना होगा मंकी पॉक्स, आखिर ये बला क्या है। अब तक कोरोना से लोग उबर नहीं पाए थे, लेकिन मंकी पॉक्स का नाम आ गया, तो क्या इससे डरने की जरूरत है, क्या ये जानलेवा है, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, तो मंकी पॉक्स ने फिलहाल दुनिया की दहशत बढ़ा दी है। कोरोना से अभी उभरे हैं 23 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है, मंकी पॉक्स वायरस। अब तक 250 से ज्यादा मरीज मिले हैं। WHO ने बढ़ाई दुनिया की घबराहट। दरअसल कहा ये वो देश जहां मंकी पॉक्स नहीं होता था वहां मिले। मंकी पॉक्स बच्चों पर हमला कर सकता है और बच्चों में लक्षणों की पहचान मुश्किल होगी, WHO का कहना है। कोरोना जैसे खतरे को लेकर WHO फिलहाल चुप है। देश के सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चेतावनी जारी की है और वायरस से अलर्ट पर यूपी समेत कई राज्य हैं इस वक्त। लक्षण दिखने पर सतर्कता का बाकायदा आदेश दिया गया है और पहला मामला 7 मई को ब्रिटेन में आया है मंकी पॉक्स का। तो आइए अब आपको बताता हूं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं मंकी पॉक्स को लेकर, क्या इससे डरने की जरूरत है, सुनिए सर। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान ही दुनिया भर में मंकी पॉक्स इस समय अपने पैर पसार रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर के 19 से 20 देशों में इस समय मंकी पॉक्स वायरस अपने पैर पसार चुका है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस के मुताबिक उनकी तरह ही ये मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से है। वायरस के प्रारंभिक लक्षणों में ये शरीर में दर्द, अकड़न, ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द और तेज बुखार प्रारंभिक पहले 1 या 2 दिन रहते हैं। उसके बाद छोटे छोटे ब्लिस्टर्स पानी भरे हुए चेहरे पर और शरीर पे फैलते हैं, लाइक अदर चिकन पॉक्स की तरह। लेकिन चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स की मोर्टेलिटी के देखते हुए मंकी पॉक्स की मोर्टेलिटी 85% तक कम है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पेशेंसली हमें रखना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। डॉक्टर को आप सुन रहे थे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे